हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज बात करते हैं ईरान वॉर से लेके। यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पे एक ट्वीट आता है कि आई वांट अनकंडीशनल सरेंडर। एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है और साथ ही साथ इस ट्वीट में अनकंडीशनल सरेंडर भी कहा है और इनका क्लियर हैगा कि या तो ईरान हथियार डाल दे या फिर हम अपने तरफ से अलग जो ऑप्शंस है हमारे हम वो फिर देखते हैं अपने। इनका जो यहाँ पे सरेंडर को लेके मोटिव है वही है जो भाई इंडिया का एज इट इज पाकिस्तान के साथ था 1971 वॉर में, जब इंडिया ने कहा था या तो सरेंडर करो वरना फिर हम अपने हिसाब से और आपको समझते हैं। तो सेम एज इट इज इस बार भी इनका यही यहाँ पे सेंटिमेंट है ईरान को लेके। दूसरा यहाँ पे एक ट्वीट और आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। इनने साफ कहा है कि ईरान के जो लीडर हैं हमें पता है कि आप कहाँ हो और कहाँ छुपे हो। इट इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट। अभी इन्होंने कहा है कि भाई नो डाउट वो सेफ है वहां पे, हम अभी उन्हें नहीं मारेंगे, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। तो इनका एक तरह से बयान आया है कि ईरान के जो हेड है हमें पता है कि कहाँ हो, लेकिन हम अभी आप पे एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, आर पेशेंस इज वियरिंग थिन, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। इनका जो हैगा कि हम या आपके सिविलियंस पे अटैक नहीं करना चाहते, ना ही अमेरिकन सोल्जर्स। अब जो अमेरिकन सोल्जर्स इन्होंने कहा हैगा तो इस बात पे गौर करिएगा, क्या अमेरिकन सोल्जर्स ऑलरेडी ईरान में पहुंच चुके हैं? क्या वहां पे मरीन्स हैं, जो भी उनकी स्पेशल फोर्सेज हैं, सोल्जर्स हैं, वहां पे हैं क्या? क्योंकि अगर इस बात की इन्होंने पुख्ती करी है कि यहाँ पे अगर अमेरिकन सोल्जर्स का नाम लिया, सिविलियंस तो भाई डेफिनेटली हर आदमी सोचता है, हर कंट्री का जो एक बड़ा हेड होता है उससे सिविलियंस इसमें ना मारे जाएं, बट इन्होंने अपने सोल्जर्स का भी नाम लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वहां पे ऑलरेडी हो रहा है। और इनके जो इन्होंने कहा है कि आर पेशेंस इज वेयरिंग थिंग, मतलब आप पेशेंस इनके ज़्यादा रहे नहीं है। जिस हिसाब से वॉर यहाँ पे 13 जून से जो एस्केलेट हुआ था 19 जून हो चुकी है, उसके और ऊपर भी अब बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका कहता है कि या तो सरेंडर करो वरना फिर अब आपको फिर हम अपने हिसाब से दूसरी तरह से देखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि वी हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। Iran had good sky tracker and other defensive equipment and plenty of it, but it doesn't compare to American made, conceived and manufactured stuff. इन्होंने साफ साफ कह दिया ईरान से कि भाई आपके खुले आसमान तो बहुत अच्छे हैं, बट वो इतने अच्छे भी नहीं हैं कि हमारी अमेरिका वाली टेक्नोलॉजी को आप टैकल कर पाओ। जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर्ड स्टफ हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। नो डाउट ईरान के अगर आप देखो तो वेपन्स ठीक हैं, बट अमेरिका की टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल पूरा बैक्ड बाय अमेरिका है, वॉर हेड्स पूरा उनको आ रहा है, फंडिंग वहाँ से आ रही है, वो यहाँ पे अपने हिसाब से पूरा काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरान तब भी इन दोनों का टेक्नोलॉजी में कोई मुकालवा नहीं कर पाएगा। अगर इसराइल से नॉर्मल देख लो तो इसराइल भी टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है, ईरान से, इंडिया से भी कई गुना आगे है। तो एक तरह से अगर आप देखते हो तो कोई मैच नहीं है इसराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी, और वो डोनाल्ड ट्रंप साफ अपनी ट्वीट्स में कह रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह का इफेक्ट पड़ते हुए आप पे नजर आएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि रशिया और चाइना ने भी काफी कंडेम कहा है। और यहाँ पे कुछ समय पहले, वॉर के 2 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि रशिया यहाँ पे ईरान के साथ न्यूक्लियर के ऊपर काम करने की बात आई थी। इसमें 11 प्रोजेक्ट थे और अब वो सब एज इट इज अस्त व्यस्त हो चुके हैं। न्यूक्लियर के जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। इन्होंने जो मिसाइल अटैक किया उसमें टॉप लीडर्स ईरान के खत्म हुए, मारे गए, और साथ ही साथ वहाँ के साइंटिस्ट भी मारे गए। और अब जो आ रहा है कि भाई आने वाले दिनों में क्या और हमले बढ़ेंगे, और तो रशिया की तरफ से कुछ यहाँ पे जो प्रतिक्रिया रहेगी क्या वो होने वाली है, या चाइना कुछ प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि दोनों ही देश यहाँ पे यूएसए के तो अगेंस्ट रहते हैं बट ईरान के फेवर में रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या आने वाले दिनों में कुछ इस टाइप का अपन को न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि रशिया और चाइना मिलकर कुछ हेल्प करने वाले हैं ईरान की? अगर कुछ ऐसा सेंटिमेंट है तो पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि रशिया ने यहाँ पे ईरान को कुछ समय पहले यहाँ पे S-300 भी डिलीवर किए थे और अदर वेपन भी डिलीवर किए थे, और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए जो हेल्प करने वाले थे वो भी यहाँ पे इनके साइन हो गए थे एग्रीमेंट्स। बट जिस कंडीशन में अभी रशिया चल रहा है वो उतना ज़्यादा केपेबल नहीं है कि ईरान की पूरी मदद कर पाए, क्योंकि वॉर उसका यूक्रेन के साथ चल रहा है, 2 फ्रंट पे वो वॉर नहीं लड़ पाएगा। और एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, इतना ज़्यादा उनका एक तरह से ट्रूप भी यहाँ लेके आना है, नेवी भी यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। तो इतना बड़ा रिस्क मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे रसिया करने वाला है। रादर दूसरी साइड अगर चाइना देखो, अकेले चाइना भी यहाँ इस दौड़ में नहीं दौड़ने वाला है कि लड़ाई करने सीधे आ जाए, वो ज़्यादातर एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है। दूसरी साइड चाइना की देखो तो चाइना ने कभी कोई बड़े वॉर्स नहीं लड़े हैं। चाइना ने
जो भी वॉर लड़ा है इंडिया के साथ एक लड़ा था, हालांकि उसमें एज इट इज़ वो जीता था, वो अपने एक पॉलिटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग इंडिया नो डाउट उसमें एज इट इज़ पीछे रहा था। बट फिलहाल के लिए अगर आप नोटिस करो तो चाइना उस लेवल की स्थिति में नहीं है कि वो अटैक कर पाए और वहाँ पे अपने जो टर्म्स हैं यूएसए के साथ और बाकी देश दुनिया के साथ वो थोड़े से पीछे लेके जाए। तो वो अपना ज़्यादा बिजनेस माइंडेड और बिजनेस ओरिएंटेड रहता है चाइना। डराता धमकाता ज़रूर है दुनिया को बट करता नहीं है। तो इसमें यहाँ लगता नहीं है कि आएंगे, बट कल को अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि मान लीजिए यहाँ पे चाइना और रशिया एक दोनों ज्वाइंट कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं या इनके ट्रूप्स वहाँ पे लैंड कर रहे हैं कि ईरान में ट्रूप्स लैंड कर रहे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे? वेल डेफिनेटली जब ऐसी कुछ अगर सिचुएशन बन जाती है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ कह नहीं सकते 4 दिन बाद कुछ भी और फेरबदल हो जाए, ऐसी कुछ अगर सिचुएशन बनती है तो फिर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के भी फिर ट्रूप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और ट्रूप्स पे फिर बात आ जाती है तो उस कंट्री की सोवरेनिटी पे भी काफ़ी बात आ जाती है। तो एक तरह से फिर अफेक्ट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए पे भी फिर यहाँ प्रेशर बनते हुए नजर आएगा। बट ऐसा लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी है अपने यूक्रेन के साथ और चाइना ऐसा अकेले करने वाला है नहीं। फिलहाल के लिए अगर इन दो बड़ी कंट्रीज में से ईरान की सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है तो ईरान के पास बस सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है सरेंडर का, क्योंकि ईरान यूएसए को कितने दिन टैकल करेगा भाई। ईरान यूएसए के पास ना तो टेक्नोलॉजी की कमी है ना वॉर हेड्स की कमी है। इसराइल को वो भर भर के अपनी टेक्नोलॉजी वॉर हेड्स यहाँ पे सोल्जर्स रहेगा, फंडिंग रहेगा, सभी कुछ प्रोवाइड कराएगा और एक तरह से एट द एंड ईरान के पास जब अभी सिर्फ आप देखो तो 13 जून से स्टार्ट हुआ था वॉर, 19 हो गई है। आने वाले 10-15 दिन में अगर इसी तरह से सेंटिमेंट रहे तो ईरान का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक हो जाएगी। आने वाले दिनों में फिर जो इकोनॉमी रहेगी वो ट्रैक पे लाने में और 20 से 25 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब भी कभी वॉर होते हैं तो वॉर कभी किसी के लिए अच्छे तो रहे नहीं है, वो कोई भी कंट्री हो यहाँ पे। बट इधर सबसे ज़्यादा फालतू का जो नुकसान होगा वो ईरान का ही होगा। तो यहाँ पे ईरान का एक ही रहेगा कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली उसे सरेंडर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हेल्प के लिए कोई ज़्यादा बड़ी कंट्री आ नहीं रही है। रशिया चाइना आने वाले हैं नहीं इस जोन में कि भाई वो उस लेवल की लड़ाई कर पाए। तो डेफिनेटली एट द एंड ईरान के पास एक वही ऑप्शन बचता है कि भाई सरेंडर उनको करना पड़ेगा, अभी नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में। बट डेफिनेटली आपको यही न्यूज़ फिर देखने को मिलेगी कि वो सरेंडर के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। और दूसरी साइड आप देखो कि जितने भी यहाँ हमले हो रहे हैं, ईरान के ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स, उन पर अटैक हुए हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुए, और जो उनके जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर थे और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे थे उन पर भी हमले। तो न्यूक्लियर का जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट का उनका लेखा जोखा था वो तो भाई सभी मिट गया है। और ईरान अभी अगर आप देखो तो 10 से 15 साल उस चीज़ में पीछे पहुंच चुका है। और जिस हिसाब से अगर वॉर एस्केलेट ऐसे ही होता है तो आने वाले दिनों में ईरान को अपनी जो इकोनॉमी है ट्रैक पे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली एक डेवलपिंग नेशन है, उतना डेवलप तो नहीं है। बट अगर टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखो तो धीरे धीरे इवॉल्व हो ही रहा था। बट इस टाइप के वॉर कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी को भी आप पीछे ही खींच के लेके चले जाते हैं। तो आई होप यहाँ पे मैं अपना व्यू ईरान के ऊपर अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ईरान के साथ क्या सेंटिमेंट और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, नहीं बिगड़ सकते हैं, क्या रहेगा, कौन सी कंट्री उसकी हेल्प के लिए आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।